बच्चों ने धर दी आड़ी तिरछी एक पर एक, माचिस की डिब्बियां मकान, एक के पीछे एक 17 छुक छुक डिब्बियां। नमस्कार साथियों, ये प्रधाननामा की खास श्रृंखला साहित्य सागर है, जिसमें हम आपका परिचय कराते हैं सागर से जुड़े साहित्यकारों से। मैं हूं वरुण प्रधान और आज का ये एपिसोड हमारा विशेषांक है, क्योंकि प्रधाननामा अब 1000 सदस्यों का बड़ा परिवार बन चुका है। इस चैनल प्रधाननामा के लिए जो सहयोग, जो प्यार और आशीर्वाद आप सभी से मिला, उसके लिए हम आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और दोस्तों, ये भी एक सुखद संयोग है कि आज शिक्षक दिवस है और आज जिन शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, वे हिंदी कविता के एक सशक्त हस्ताक्षर और एक श्रेष्ठ शिक्षक हैं, प्रोफेसर दिनेश अत्री जी। 5 अक्टूबर सन 1949 को बनारस में जन्मे प्रोफेसर अत्री जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चंदौसी जिला मुरादाबाद में प्राप्त की। टीकमगढ़ से स्नातक और सागर विश्वविद्यालय से परास्नातक व डॉक्टरेट की उपाधि आपने प्राप्त की और फिर सागर विश्वविद्यालय में लगभग 44 वर्ष आपने अध्यापन किया। वनस्पति शास्त्र विभाग के अध्यक्ष के रूप में सेवाएं देकर 2014 में आप सेवानिवृत्त हुए। हमारे देश की सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित व प्रशंसित हुई हैं, जिनमें से पहल, समकालीन भारतीय साहित्य, अक्षर पर्व, साक्षात्कार, वागार्थ, माध्यम, लोकमत, अन्यथा, आवेग, वसुधा एवं रचना समय आदि महत्वपूर्ण है। आपके 2 काव्य संकलन रिबन की पीली पंखुड़ी और कबाल में ट्यूबलाइट अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। प्रधाननामा की पेशकश साहित्य सागर के इस अंक में आइए सुनते हैं प्रोफेसर अत्री की कुछ चुनिंदा रचनाएं। हमारी सागर की काव्य परंपरा जो है बहुत मजबूत है और पद्माकर जी से शुरू होती है। उससे पहले का कोई नाम है तो उसका तो मुझे कोई जानकारी है नहीं। और उसके बाद फिर मैंने ईश्वर जी का नाम सुना। फिर जो तीसरा नाम मुझे ज्ञात है वो ज्ञात है 2 लोगों का, जिनका एक नाम है रमेश दत्त दुबे और श्री अशोक वाजपेयी। और धीरे धीरे जब पता चला कि ये तो खान है, सागर शहर जो है ये, इसमें अभी भी समुद्र मंथन चल रहा है और इस समुद्र से अभी भी बहुत से रत्न निकल रहे हैं। यहाँ शायद 50-60 तो कवियत्रियाँ हैं यहाँ, और कुछ नहीं तो 150 कम से कम कवि होंगे, जो नज्म भी कुछ लिखते हैं, कुछ शायरी करते हैं, कुछ कविता लिखते हैं, कुछ गीत लिखते हैं, कुछ प्रगीत लिखते हैं, कोई नवगीत लिखता है। वी एन प्रधान जी हमारे मित्र हैं और वो एक श्रृंखला का आयोजन किया हुआ है उन्होंने, उसका नाम रखा है प्रधाननामा। तो उसके मन से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। उन्होंने मुझे पहली बार तो कवि समझा और इस लायक समझा कि मैं हाँ सागर शहर का एक मैं भी कवि हूँ। तो ये मेरा विश्वास बना रहे, इसके लिए मैं कुछ चुनिंदा रचना है आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। ये जो मंच है, ये मंच का नाम मैं फिर भूल रहा हूँ, प्रधाननामा। ये प्रधाननामा मंच ने जो मुझे इस तरह से आपके सामने पेश किया है, उनका आभार मानते हुए मैं कुछ कविताएं आपको यहाँ पर सुनाता हूँ। अब एक कविता है जो अपने यहाँ जो मुन्ना शुक्ला की लड़की है ना, शाम वो नाच रही थी तो वो तत्कार कर रही थी। तत्कार आप जानते हैं, पथ संचालन। और ये बात हुई करीब मेरे ख्याल से 7-8 साल, 8 साल पुरानी।
10 साल पुरानी भी हो सकता, 10 साल पहले, 10 साल पहले। तो मेरे मुंह से पंक्ति वही निकल गई, फटाक से बोल दी मैंने। बस वो तत्काल देखते देखते क्या पंक्ति निकली देखिए। इतनी खफी इतनी मीठी उसकी तत्कार, इतनी खफी इतनी मीठी उसकी तत्कार, वो बांधे हुए पाँवों में मधुमक्खी का छत्ता। अब मैं घर पे आया तो मैंने सोचा यार ये तो एक क्रम की अंतिम पंक्ति होना चाहिए, तो क्या करूं? तो कुछ किया फिर, तो तत्कार से ही कविता बनी, तत्कार। और वो श्यामा भी मुझसे बार बार आग्रह कर रही कि वो अंकल वो सुनाइए तत्कार, तत्कार सुनाइए, तत्कार। एक कविता के पीछे कुछ घटनाएं होती हैं, वो घटनाएं अगर उसके साथ में है तब कविता का मजा है। तो मजा लो ना कविता का यार, उसका सौंदर्य निहारो। टाइटल है तत्कार। उसकी तत्कार, पूर्वाकाश पर खिली मासूम शफक। शफक का मतलब होता है, जो आप जानते होंगे, जो उषा काल होती है, पौ फटती है, पौ फटने का जो समय होता है, पौ फटना इस समय। आजकल शायद वो समय करीब करीब 5 बजे के आसपास हो, 4:45 बजे बल्कि। आप सनूना जानते हो, हमारे उत्तर प्रदेश में सनूना बोलते हैं। ये जो बरसात का मौसम होता है उसके आसपास उन दिनों, उससे पहले ही बल्कि, पतंगे खूब उड़ाई जाती है। और ये फाग मैंने शब्द जोड़ दिया, फाग यानी रंग बिरंगी इतनी पतंग उड़ती हैं आकाश में, ऐसा लगता है जैसे रंग फेंके जा रहे हैं। जैसे होली में होता है ना, फाग बोलते हैं ना होली, रंग फेंके जा रहे हैं। तो आकाश में हजारों पतंगे लहरा रही हैं साहब, रंग फेंक रहे हैं। तो फिर ये दूसरा आया, पंक्ति आई, तो उसकी तत्कार, पूर्वाकाश पर खिली मासूम शफक, सनूने के आकाश में पतंगों की फाग, उद्दाम फैनिल मौजों पर पिघलती चांदनी। उद्दाम फैनिल मौजों पर पिघलती चांदनी, अभिनव भंगी में गड़ी जाती चाक पर मिट्टी। अभिनव भंगी में गड़ी जाती चाक पर मिट्टी, पोरों से फूटते सुरों के किसलय, पोरों से फूटते सुरों के किसलय, जंगली गुंचों से टपकते ओस के घुंघरू। जंगली गुंचों से टपकते ओस के घुंघरू, घुंघरुओं की नीड़ पर लौटता निस्संग नूपुर। जंगली गुंचों से टपकते ओस के घुंघरू, घुंघरुओं की नीड़ पर लौटता निस्संग नूपुर। इतनी खफी इतनी मीठी उसकी तत्कार, वो बांधे हुए पाँव में मधुमक्खी का छत्ता। मैं बहुत मुश्किल से कविता लिख पाता हूँ, क्योंकि एक एक शब्द और एक एक पंक्ति में जब तक वो बहुत करीने से ना आए, उसमें अगर एक भी शब्द इधर से उधर हो गया तो कविता खत्म, है ना। और इसलिए मेरे लिए बहुत कठिनाई है, और मैं बिना मुश्किल झेले, बिना कठिनाई में गुजरे कविता जो भी कर नहीं सकता। इसलिए वो समय मुझे चाहिए रहता है। एक समय मुझ में बहुत ताकत थी ना, प्राण शक्ति बहुत थी, और पिछले करीब 20 साल से मैंने मेरी कविता कहीं छपी भी नहीं, मैंने कहीं भेजी तक नहीं, लिखी भी बहुत कम, लेकिन अब फिर से थोड़ा थोड़ा मिजाज बन रहा है। एक कविता है, इसका शीर्षक है चीख। इस चीख के 2 हिस्से हैं, 2 हिस्से मैं पढ़ूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों हिस्सों में चीख तो दोनों में हिस्सों में है, लेकिन दोनों चीख में एक अंतर है। सुनाई नहीं पड़ती कितनी भी हो तेज, रात के सन्नाटे में और भी। सुनाई नहीं पड़ती कितनी भी हो तेज, रात के सन्नाटे में और भी। पड़ोस में पर्दे गिरने लगते हैं, खिड़कियां हो जाती हैं बंद,
बुझ जाती हैं बत्तियाँ। पड़ोस में पर्दे गिरने लगते हैं, खिड़कियाँ हो जाती हैं बंद, बुझ जाती हैं बत्तियाँ। कुछ चीज़ें कितने काम की हैं वक्त पर ही चलता है पता। कुछ चीज़ें कितने काम की हैं वक्त पर ही चलता है पता। जैसे पर्दे गिरने के काम आते हैं, बंद होने को खिड़कियाँ, बुझने के काम आती हैं बत्तियाँ। कुछ चीज़ें कितने काम की हैं वक्त पर ही चलता है पता। जैसे पर्दे गिरने के काम आते हैं, बंद होने की खिड़कियाँ, बुझने के काम आती हैं बत्तियाँ। रात के सन्नाटे में सुनाई नहीं देने के काम आती है चीख। रात के सन्नाटे में सुनाई नहीं देने के काम आती है चीख। अब इसका दूसरा हिस्सा देखिए। बाज वक्त बदहवास हो जाती हैं चीखें। बाज वक्त बदहवास हो जाती हैं चीखें। पर्दे उठने लगते हैं, खुलने लगती हैं खिड़कियां। दिन दहाड़े जल उठती हैं बत्तियां। कितनी भी हो धीमी सुनाई पड़ती है राजा की चीख। कितनी भी हो धीमी सुनाई पड़ती है राजा की चीख। डुलते विजना से हरम में गिरता है पर। डुलते विजना से हरम में गिरता है पर। देखिए, विजना होता है पंखा, और राजा का जो पंखा है वो बहुत कोमल होना चाहिए। उसमें कोमलतम जो छोटे छोटे पक्षी हैं उनके नोचे हुए परों को भरा जाता है, उससे उसकी हवा होती है। और अगर उसमें से एक पर भी गिर गया विजना कहीं किसी छेद से या किसी दरार से, तो राजा की चीख निकल पड़ती है। उसकी हवा की कोमलता चाहे 1% कम हो गई हो, वो मंजूर नहीं है राजा को। बाज वक्त बदहवास हो जाती हैं चीज़ें, पर्दे उठने लगते हैं, खुलने लगती हैं खिड़कियाँ, दिन दहाड़े जल उठती हैं बत्तियाँ। कितनी भी हो धीमी सुनाई पड़ती है राजा की चीख। डुलते विजना से हरम में गिरता है पर। तो हुए ना, तो चीख हो गई। तो ये दूसरी पंक्ति कहाँ से आती है? इस पर कविता जो पहली बनी उसका टाइटल था, अब टाइटल में बाद में बताता हूँ, घटना बताता हूँ आपको। मकर संक्रांति 91, यानी मेरी उम्र हो गई है करीब 42 साल। अभी तक मैंने कोई कविता लिखी नहीं है। मैं अपने मकर संक्रांति के दिन, यानी छुट्टी का दिन है, अपने घर में ढीले ढाले लिबास में घर के बाहर बैठे हुए हैं, आराम से हवाखोरी कर रहे हैं। तभी बहुत जोर से आवाज़ आई अंदर से, भागो यहाँ से। तो हमने कहा कुछ चौके में कुछ गड़बड़ हुआ। हम भागे चौके में। हमने पूछा क्या हुआ भाई? अरे बोले, मैं ये चिड़ियों के लिए दाने आंगन में डाल दिए, रोज़ खिलाती हूँ मैं। और ये थाल हमने पूजा के लिए थाल बनाया, इसमें लड्डू ये वो दुनिया भर की सामग्री, चिड़ियाँ आके इसी में चोंच मार रही हैं। ये इसलिए बोली भागो यहाँ से। तभी इराक और अमेरिकी युद्ध चल रहा था। और उस युद्ध में हमने टीवी पे देखा कि वो चित्र आ रहे थे कि वो जो समुद्री चिड़िया है उसके सारे पंख लिथड़े हुए हैं तेल में, जो तेल समुद्र की सतह पर बहुत मोटी परत उसकी जमा हो गई है। तो पक्षी जो है निकल नहीं पा रहे, उड़ नहीं पा रहे हैं, किनारे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन वो कोई उनको, लोग बाग वहाँ देख भी रहे हैं उनको,
लेकिन कोई उनको निकाल नहीं रहा है। और इधर ये पक्षी से कह रही हैं कि भगो यहां से। तो मैं ऐसा बोल के वहां से आ गया, आने दो। यानी मेरी तत्काल मुंह से निकला आने दो। मतलब तुम्हारी अगर ये पूजा की थाली में चोंच मार के ये खा रही हैं लड्डू, तो खाने दो उनको, मतलब आने दो। अब मैं फिर उनको बाहर बैठ के जाके, पता नहीं कोई कागज वागज मैंने उठाया, मैंने उस पर लिख दिया आने दो। और यही जो घटना हुई थी वो इराक की घटना और ये घटना चौके की घटना, इन दोनों को जोड़ते हुए कुछ लिख दिया। वो लिख दिया तो मुझे लगा यार कि ये तो कुछ हो गया कुछ जो पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ कहाँ चली आई कमबख्त, चलो भगो यहाँ से। यहाँ कहाँ चली आई कमबख्त, चलो भगो यहाँ से। नहीं, इतना उलाहना ठीक नहीं। आंगन में परोसे दाने छोड़, देवता के भोग की प्रतीक्षा में थाल में सजे संक्रांति के लड्डू चुगने, चौके में चली आई चिड़िया न जाने किस घड़ी चुगले। तेल के कुओं से उठता शैतान धुआं, फिर तुम देखती रहना उसे टुकर टुकर आंगन में। दानों के बीच दम तोड़ते, या थाल में सजे लड्डू देवता की प्रतीक्षा में। आप ये देखिए कि इस कविता की खासियत ये पूरी एक पंक्ति है। ये बहुत बाद में पता चला कि एक पंक्ति कविता है। तो ये ऐसा करके पहली कविता लिखी। उदय प्रकाश जी यहाँ पर जो एमए करते थे वो मेरे दोस्त हो गए। उदय प्रकाश को जानते हैं आप, है ना? वो मेरा जो है बिल्कुल दोस्त हो गया। तो हम लोग जो है रात दिन खूब साथ में रहे। मुझे नहीं मालूम था कि ये लिखता विकता है। मुझे तो ये मालूम था कि ये चित्रकार है, तो चित्र सीखना चाहता था। तो चित्र सीखने के चक्कर में किसी मित्र ने कहा कि चलो हम तुम्हें एक ऐसा आदमी दिलवाते हैं जो दोस्ताना तरीके से चित्र बनाना सिखा देगा। हमने कहा यार ऐसे ही चाहिए हमको, गुरु नहीं चाहिए, जो दोस्त भी हो, यार भी हो और चित्र भी सिखाए। तो मतलब दोनों चीज़ हो, सखा भाव भी हो और गुरु भाव भी हो। तो उदय प्रकाश ने जो है वो ऐसे हमारी उनसे मुलाकात हो गई थी। आज तक दोस्ती है उनसे बहुत अच्छी। उनने हमको 5 अक्टूबर को मेरे जन्मदिन पे किताब दी कनुप्रिया। यानी मेरे ख्याल से पहली किताब मैंने जो कविता की पढ़ी रणवीर भारती कनुप्रिया। तो ये बात बहुत पुरानी है। ये जो 91 14 जनवरी मकर संक्रांति पड़ती, 14 जनवरी 1991 को पहली जो कविता लिखी गई आने दो, ये लिखी गई थी। वैसे मेरी एक कविता मैंने जो पहले लिखी महावीर निष्कर्म, ये कविता मैंने शायद 10, 12, 15 साल पहले लिखी होगी। लेकिन आज जो महावीर निष्क्रमण हुआ है हमारे देश में लॉकडाउन के समय, इसमें लाखों लोग इस तरह से निकल गए। मैंने उस पर कविता नहीं लिखी, उस पर हजारों कविताएं लिखी गई। तो सारी कविता, उस सारी चीज़ का निचोड़ जो है इस महानिष्क्रमण में है। महाभिनिष्क्रमण, जो मैं 15 साल 20 साल पहले लिख चुका। बहुत थकान थी। मतलब देखिए, सामाजिक विद्रूप जो आज के लेखन का, विशेष कविताओं का प्रमुख विषय है। तो सामाजिक विद्रूप तो हमारा एक घटना है समाज की, जिसकी अनंत छवियां हैं। लेकिन सामाजिक विद्रूप के अलावा, सामाजिक विसंगतियों के अलावा भी तो जिस ब्रह्मांड में या जिस लोक में हम रहते हैं उसमें कितनी घटनाएं तो नहीं है।
कविता का परिसर जो है इतना तंग नहीं होता है। कविता का परिसर तो बहुत बड़ा चाहिए। यानी हमको अगर पता चल जाए कि 25 ब्रह्मांड हैं तो 2500 ब्रह्मांड चाहिए, और हमको पता चले कि ब्रह्मांड और होने चाहिए तो और भी होने चाहिए कवि के लिए। तो ये इतना तंग नहीं है। इस तरह की बहुत गहरी रचनाएं लिखी जा रही हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत गहरी रचनाएं लिखी जा रही हैं। ज़्यादातर सामाजिक विसंगतियों और विद्रूप पर बहुत रचनाएं लिखी जा रही हैं। और मैंने भी जो कविताएं पढ़ी हैं आपके सामने, ज़्यादातर वही कविताएं पढ़ी हैं। अभी तक मैंने आपको वो कविताएं नहीं पढ़ी हैं जो इनसे बहुत अलग है। लेकिन चलिए मैं इस कविता को पढ़ता हूँ। ये कुछ अलग तरह से कविता है और ये बहुत बड़े कालखंड को समेटती हुई कविता है। महाभिनिष्क्रमण। बहुत थकान थी, बहुत थकान थी। थकान मिटाने दूर दूर तक कुछ नहीं के बीच एक वृक्ष की छाया थी। बहुत थकान थी। थकान मिटाने दूर दूर तक कुछ नहीं के बीच एक वृक्ष की छाया थी। वृक्ष के बाहर की छाया बाहर की थकान मिटाने को थी। अंतर की थकान मिटाने अंतर की छाया नहीं थी। बहुत थकान थी। थकान मिटाने दूर दूर तक कुछ नहीं के बीच एक वृक्ष की छाया थी। वृक्ष के बाहर की छाया बाहर की थकान मिटाने को थी। अंतर की थकान मिटाने अंतर की छाया नहीं थी। अंतर की थकान भूगोल या इतिहास की नहीं, जीवन की थकान थी। अंतर की थकान भूगोल या इतिहास की नहीं, जीवन की थकान थी। सकल चराचर सृष्टियों से विचर कभी वापस न लौट पा सकने बराबर असंभव दूरी पर चले आने और चलते चले जाने की अंतहीन अनवरत काल यात्रा। जन्म जन्मांतरों की अतृप्त भूख की तरह भूगोल या इतिहास की नहीं, जीवन की चिरंतन भूख। भूगोल या इतिहास की नहीं, जीवन की चिरंतन भूख। पाथे के लिए झरबेरी में बेर बहुत थे। आत्मा की भूख मिटाने कोई शबरी नहीं थी। आत्मा की भूख मिटाने कोई शबरी नहीं थी। आत्मा की भूख अंतर की थकान की तरह थी। अंतर की थकान मिटाने कोई शबरी छाया नहीं। कोई शबरी छाया नहीं। कोई शबरी छाया नहीं। कविता है समय। ये कविता जब मैंने लिखी तो मुझ पर लोगों ने ये कहा कि ये तो विनोद कुमार शुक्ल की कविता का इस पर प्रभाव है। और मैं आपको बताऊं कि विनोद कुमार शुक्ल को मैंने नहीं पढ़ा था। कविता लिखने से पहले मैं कविताएं पढ़ता नहीं था। मैं जब बहुत सारी क्या मतलब करीब 15-20 कविताएं लिख चुका, उसके बाद फिर मैंने कवियों को पढ़ना शुरू किया। मैं जानता ही नहीं था विनोद कुमार शुक्ल कौन है। वो कविता बनी ऐसी। भूरी ने पिल्लों को जना। भूरी ने पिल्लों को जना क्या समय था। भूरी ने पिल्लों को जना क्या समय था, ठीक से याद नहीं, पर शायद रात रानी पर 2 कलियों का खिलना बजकर 3 पत्तियों का गिरना बजा था। भूरी ने पिल्लों को जना क्या समय था, ठीक से याद नहीं, पर शायद रात रानी पर 2 कलियों का खिलना बजकर 3 पत्तियों का गिरना बजा था। कनेर के फूल पर 2 तितलियों का मंडराना,
चिड़िया के लौटने पर नीड़ की चहचह, कोया से बाहर आते कीड़े की कुलबुल, महुए की थाप पर धूल का घाघरा उठाए हवा का नाच। महुए की थाप पर धूल का घाघरा उठाए हवा का नाच, कथक के घर से सहसा एक नूपुर का बिछोह, करती चाटती शताब्दी का रह रह के रमाना। अब ये करती शब्द क्या है? करती असल में ये शब्द बड़ी मुश्किल से मिला। मैंने इसको पहले लिखा था बिजू का। एक्चुअली जब गाय का बच्चा, बछड़ा या बछिया की मृत्यु हो जाती है तो गाय दूध नहीं देती, तो ये किया जाता है कि उसके खाल में भूसा भर दिया जाता है और भूसा भरी बछिया या बछड़े को गाय के थन के पास खड़ा कर देते हैं, तो गाय उसको चाटती है और आप उसको दूध दूह लेते हैं। तो मैंने इस दृश्य का ऐसा अंकन किया है। अब इसको पढ़ी अब कि कनेर के फूल पर दो तितलियों का मंडराना, चिड़िया के लौटने पर नीड़ की चहचह, कोया से बाहर आते कीड़े की कुलबुल, महुए की थाप पर धूल का घाघरा उठाए हवा का नाच, कथक के घर से सहसा एक नूपुर का बिछोह, करती चाटती शताब्दी का रह रह के रमाना, या फिर बांध के उठान पर 400 गांव के डूब में आने का समय। ये हमारा समय है। तो करती शब्द कहां से आ गया? मैं इस शब्द के लिए त्रिलोचन शास्त्री के घर ही गया था कि ये इसको क्या कहते हैं, जिसको हम भूसा भर देते हैं उसको कहते क्या है? अरे पंडित जी बताओ, आप इतना घूमे फिरे हो और आप तो इतनी आंचलिक भाषाएं और ग्राम्य जीवन आपने जिया है, इसका कोई शब्द तो कहीं होगा। बोले भाई मुझे याद नहीं आ रहा कोई शब्द इसके लिए, तुम बिजू का लिख दो। मैंने कहा बिजू का तो मैंने लिखा है और मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बिजू का एक अलग चीज़ होती है। तो ये अखबार जो आता है ना अपने यहाँ सागर में, दैनिक भास्कर, इसमें वो एक आती है, वो चौखाने में आती है एक पहेली, उसको मैं कभी कभी भरता था। एक दिन अचानक ऐसा हुआ, इस कविता के लिखे जाने के 3 साल बाद की घटना है, 3 या 4 साल बाद, कि जब मैं उसमें भर रहा था तो उस जगह आया क्लू आता है ना उसमें, या इसको भरना है आपको, क्लू 3 अक्षर है, क्लू में यही लिखा था कि मरे हुए बछले और बछिया की खाल में जो भूसा भर देते हैं उसको क्या कहते हैं, मुझे नहीं मालूम। अब मैं बड़ा उतावला था उस शब्द को जानने के लिए। अगले दिन अखबार आया तो अखबार में सबसे पहले मैंने वही देखा, वहाँ लिखा हुआ था करती। तो मैंने 4-5 साल बाद उस कविता से ये शब्द हटाया बिजू का, तब मैंने लिखा करती और एस्ट्रिक्स लगा के उस कविता के नीचे लिख दिया भूसा, भूसे भरी बछिया या बछड़े की खाल। तो कविता भैया ये जरा बहुत ही पैशन का काम है, और ये जब तक आपको सटीक शब्द नहीं मिलेगा, है ना, आपको एक सही शब्द चाहिए होता है। मैं गोपालगंज में रहता था, तो हिंदुस्तान में मतलब सागर में खासकर ये बीड़ी बहुत बनती थी, और मैं जिस मकान में रहता था उसके बगल में ही एक झोंपड़ी थी जिसमें गरीब परिवार था, और वो उसके यहाँ भी बीड़ी बनाई जाती थी। वहीं से प्रेरणा है इस कविता की, और इसका टाइटल है वो एक हंसी हंसा। बीड़ी बनाते बनाते वो एक हंसी हंसा,
खाली खलल में मूसल बजा। बीड़ी बनाते बनाते वो एक हंसी हंसा, खाली खलल में मूसल बजा, जैसे तेल की खाली कुप्पी। कनस्तर पैंदी में जिसकी चुटकी भर घुन, पैंदी में जिसकी चुटकी भर घुन, 2 जून अन्न बाकी हवा सन्न, जैसे कनस्तर नहीं पेट। जैसे बहुत कम जर्दा बीड़ी का कश, सीले पटाखे सा फुस, चुप गए तेल की लालटेन सा भक। जैसे बहुत कम जर्दा बीड़ी का कश, सीले पटाखे सा फुस, चुप गए तेल की लालटेन सा भक। वो एक खाली नल की टोटी हंसा, जैसे बियाबान में साकल, किसान की मौत पर बैलों की घंटियां, हूबहू जैसे बजे थे उसके पिता, हूबहू जैसे बजे थे उसके पिता, उनके पिता और बचे नहीं। बीड़ी बनाते बनाते वो हंसा एक हंसी। माचिसें, ये कविता असल में कुछ इस तरह की है कि मेरे घर पर त्रिलोचन शास्त्री आए। मैं यूनिवर्सिटी कैंपस में जब रहता था, अब तो मैं सेवानिवृत्त हूँ, तो मेरे मित्रों ने बताया कि दिनेश अत्री हमारे मित्र हैं, इन्होंने एक कविता लिखी है माचिसें, उसको आप ज़रूर पढ़ें। तो त्रिलोचन जी उस कविता को पढ़ने हमारे घर पर आए और वो कविता पढ़कर वो इतने अभिभूत हो गए कि भाई ये तुम्हारा सिग्नेचर पोइट्री है, ये कविता किसी भी बड़ी कविता से कम नहीं है। अब मैं तो कविता के बारे में कुछ ज़्यादा जानता नहीं था, मैंने तो लिखी थी, तो मैं वैसे ही आपके सामने पढ़ देता हूँ जैसी लिखी थी। माचिसें, बच्चों ने धर दी आड़ी तिरछी एक पर एक माचिस की डिब्बियाँ मकान। बच्चों ने धर दी आड़ी तिरछी एक पर एक माचिस की डिब्बियाँ मकान। एक के पीछे एक 17 छुक छुक डिब्बियाँ, एक के पीछे एक 17 छुक छुक डिब्बियाँ। बच्चों की माचिस में तीलियाँ नहीं हैं कि धधक उठे रेल मकान खेत खलिहान। बच्चों की माचिस में तीलियाँ नहीं हैं कि धधक उठे रेल मकान खेत खलिहान। माचिस में है सरसों गेहूं के दाने, कोयम्बटूर के राजा खाने। जुगनू तिलचत्ते सीपियाँ शंख, चोइये कंचे तितलियाँ मोर पंख। राक्षसों के सर परिंदों के घर, आटे की चिड़िया माटी की गुड़िया, गुड़िया के जेवर हनुमान के तेवर। आसमान से उतारे चांद सूरज तारे, मस्जिद मंदिर गिरजे, कारखानों के कल पुर्जे। कारखाने बना रहे हैं तीलियां, कारखाने बना रहे हैं तीलियां। तीलियां नहीं है बच्चों की माचिसों में, माचिस के बिना तीलियां लाचार हैं। माचिस के बिना तीलियां लाचार हैं। तीलियों के बिना कितनी संपन्न है माचिस, तीलियों के बिना कितनी संपन्न है माचिस।